गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अशरफ मेवाती, इतिहास प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांधीग्राम, घासेड़ा, जिला नूंह, मेवात। एजुसेट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास विषय के 8वें अध्याय किसान, जमींदार और राज्य के अंतर्गत 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि समाज और मुगल साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य है 16वीं और 17वीं शताब्दी में किसानों की स्थिति को जानना, कृषि व्यवस्था, सिंचाई व तकनीक को जानना, उस समय के फसल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी तथा ग्रामीण समुदाय का ताना बाना किस तरह से था और भू राजस्व व्यवस्था किस नियम के तहत निर्धारित की जाती थी, किस प्रकार से वसूल की जाती थी। ये बिंदु हमारे इस अध्याय के अध्ययन का विषय है और हमारा उद्देश्य है कि हम इन विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं हमारा भारतवर्ष एक ग्रामीण व्यवस्था वाला देश है। हमारे देश की लगभग 70% जनता वर्तमान समय में भी गांव में रहती है और 16वीं 17वीं शताब्दी में लगभग 85% जनता गांव में रहती थी। किसान खेती का कार्य करते थे और किसान वर्ग दो भागों में विभाजित था। एक तो खेती करने वाले लोग और दूसरा खेतीहर मजदूर। किसानों में छोटे और बड़े किसान दोनों सम्मिलित थे। इनके अलावा एक तीसरा वर्ग मुगल आगमन से हमारे ग्रामीण परिवेश में प्रवेश कर गया था और वो था मुगलों का वह वर्ग जो भू राजस्व को निर्धारित करता था तथा भू राजस्व को वसूलता था और ग्रामीणों पर अपना नियंत्रण कायम रखता था। अब हम किसान और कृषि उत्पादन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसान सारे साल कृषि कार्यों में लगा रहता था, चाहे खेतों की जुताई की बात हो या बुआई की बात हो तथा फसल पकने के पश्चात कटाई व अनाज निकालने की बात हो। इसके अलावा किसान कृषि से संबंधित अन्य उत्पादों में भी व्यस्त रहता था, जैसे तेल, गुड़, शक्कर आदि के बनाने में। अगर हम बात करें भूमि की, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और भारत का जो कृषि क्षेत्र है उसमें विभिन्नताएं हैं। अगर हम उत्तर भारत के मैदान की बात करें तो वो समतली मैदान है। उसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र भी, दक्षिण का पठार, मध्य भारत का पठार और राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका भी इसमें सम्मिलित है। अतः किसानों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भूमि पर अन्न उत्पादन करना पड़ता था। अब इसके बारे में हम यह अध्ययन करेंगे कि इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। नंबर 1, जानकारी के स्रोत। मुगल काल में किसान पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, अतः वे अपने बारे में तथा अपनी क्रियाओं के बारे में कुछ भी वर्णन ना कर सके। इस बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन काल के विषय में लिखी गई पुस्तक अकबरनामा की तीसरी जिल्द आयने अकबरी के तीसरे भाग मुल्क आबादी से मिलती है, जिसमें खेती करने के नियम, कृषि व्यवस्था
आदि का विस्तृत रूप से वर्णन है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के कृषक समाज की जानकारी हमें आईना अकबरी में तालिकाबद्ध तरीके से मिलती है, जिसमें 8 कॉलम्स बनाए गए हैं। उनमें पहला कॉलम परगने, नंबर 2 किले, नंबर 3 अराजी व मापी गई भूमि, चौथे नंबर पर नकदी अर्थात नकद निर्धारित राजस्व, 5वें नंबर पर दान में दिया गया राजस्व, छठा जमींदार और 7वें और 8वें पर जमींदारों की जाति, पद व सेना के बारे में विवरण दिया गया है। इसके अलावा क्योंकि आईना अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल ने अकबर सम्राट के सानिध्य में लिखा था, इसलिए पूरी तरह सही जानकारी का वर्णन ना होना ये भी एक कारण हो सकता है। इसलिए हमें कुछ किसानों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात से मिले दस्तावेजों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें, क्योंकि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी, अतः बंगाल सहित पूर्वी क्षेत्र के बारे में हमें कुछ जानकारी ब्रिटिश दस्तावेजों से भी प्राप्त होती है। आईना अकबरी अकबर के शासन के 42वें वर्ष में 1598 ईस्वी में पूरी हुई थी और उसमें 5 संशोधन भी किए गए थे। इसके द्वारा हमें काबुल, मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, बंगाल, अजमेर, अहमदाबाद तथा मालवा प्रदेशों की कृषि व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मुगल काल में किसानों के लिए रैयत शब्द का प्रयोग किया गया है और रैयत का जो शाब्दिक अर्थ है वो है प्रजा, परंतु मुगल काल में किसानों के लिए रैयत शब्द का प्रयोग किया गया है और जिसका बहुवचन है रियाया। इसके अलावा मुजायरे और मुजारियान शब्दों का प्रयोग भी किसानों के लिए किया गया है। बंगाल में किसानों के लिए आसामी शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करें किसानों की संपन्नता की, तो बंगाल में 5 एकड़ के किसान को सामान्य किसान माना जाता था और 10 एकड़ के मालिक किसान को आसामी अर्थात बड़ा किसान समझा जाता था, जबकि गुजरात में 6 एकड़ वाले किसान को समृद्ध किसान माना जाता था। अगर हम बात करें किसान वर्गीकरण का, तो किसानों को 2 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 खुद काश्त, नंबर 2 पाही काश्त। खुद काश्त वो किसान थे जो अपनी जमीन पर खुद खेती करते थे, खुद कृषि कार्य करते थे और वो जमीनों के मालिक भी थे। पाही काश्त वो किसान थे जो जमीनों के मालिक नहीं थे, बल्कि किसी दूसरे क्षेत्र या गांव से आकर के पट्टे पर या बटाई पर जमीन लेकर के कृषि कार्य करते थे। यहाँ यह जरूरी नहीं है कि पाही काश्त बनाए गए थे। कुछ किसान ऐसे थे उनके अपने क्षेत्रों में अधिक कर वसूली की जाती होगी या वहाँ पैदावार कम होती होगी, वे इस कारण से दूसरे क्षेत्रों में जाकर के पाही काश्त के रूप में कृषि कार्य करने लगे। इनके अलावा जो तीसरा वर्ग था वो था खेतीहर मजदूरों का। खेतीहर मजदूर वो लोग थे जो ना तो जमीनों के मालिक थे और ना ही स्वयं कृषि कार्य करते थे, बल्कि खुद काश्त किसानों की या पाही काश्त किसानों के खेतों में मजदूरी करते थे। उनको खेतीहर मजदूर कहा जाता था। वर्तमान समय की तरह सिंचाई का मुख्य आधार अर्थात कृषि पूरी तरह
मानसून पर आधारित थी। फिर भी अन्न उत्पादन, कृषि उत्पाद में वृद्धि करने के लिए सिंचाई व्यवस्था की गई थी। अकबर ने फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार के लिए बनवाई गई 2 नहरों की खुदाई करवाई। उसके अलावा शाहजहां द्वारा पंजाब में एक नहर बनाई गई। नहरों के अलावा तालाबों द्वारा, जलाशयों द्वारा सिंचाई की जाती थी। विशेषकर मालवा, बरार और अहमदनगर में जलाशयों के निर्माण हेतु शाहजहां ने किसानों को अग्रिम राशि प्रदान की। इनके अलावा रहट के द्वारा भी सिंचाई की जाती थी। ये वह व्यवस्था थी जिसमें कुएं में लोहे का जाल बना करके लोहे की बाल्टियां डाली जाती थी और बैलों द्वारा उस चक्कर को घुमाया जाता था और वह पानी बाहर आकर गिरता था, जिससे खेतों की सिंचाई की जाती थी। यह व्यवस्था राजस्थान के क्षेत्र में आमतौर से प्रचलित थी। इसके अलावा यह हरियाणा, पंजाब आदि प्रदेशों में भी उपयोग में लाई जाती थी। कुछ क्षेत्रों में ढेंकली व चलस के द्वारा सिंचाई की जाती थी। इस तरकीब का उपयोग छोटे कृषि क्षेत्रों के अर्थात सब्जी इत्यादि उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए किया जाता था। इसमें लकड़ी के ऊपर एक दूसरी लकड़ी बांध दी जाती थी, बड़ी लकड़ी, और उस पर रस्सा बांध करके एक चमड़े का ढोल टाइप में उससे पानी खींचा जाता था। चलस में इसको बैल खींचते थे। रहट भी बैलों द्वारा चलाया जाता था, जबकि ढेंकली अकेला मनुष्य स्वयं इससे पानी खींच लेता था। मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ जिन क्षेत्रों में 40 इंच से अधिक वर्षा होती थी उन क्षेत्रों में चावल उत्पादन किया जाता था। उनसे कम वाले क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता था और अत्यधिक कम वाले क्षेत्रों में जैसे राजस्थान और गुजरात में ज्वार और बाजरे का उत्पादन किया जाता था। कृषि क्षेत्र में तकनीक का उपयोग किया जाने लगा था। जुताई के लिए लकड़ी के हल में लोहे का फाल प्रयोग में लाया जाता था, जिसकी नीचे वाली चोंच सिरा नुकीला होता था और वह जमीन को फाड़ता जाता था। उसके अलावा अन्य औजारों में लकड़ी के मूठ होते थे और उनमें लोहे की धारदार हिस्से लगे हुए थे। फसल चक्र में रबी और खरीफ की फसलें उगाई जाती थी। जैसा कि हम जानते हैं, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि मुख्य रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलों में ज्वार, बाजरा, चावल आदि फसलें सम्मिलित थी। इनके अलावा जायद फसल भी उगाई जाती थी, जो मार्च अप्रैल में रबी की फसल की कटाई होने के बाद बोई जाती थी। मुख्यतः इसमें चारे की फसल शामिल थी, हालांकि तरबूज और खरबूजा आदि फसलें भी उगाई जाती थी। इन फसलों के अलावा कुछ फसलें ऐसी थी जो वर्ष में केवल एक बार उगाई जाती थी, जिनमें गन्ना और नील की फसल मुख्य रूप से शामिल थी। औरंगाबाद का काला गन्ना विश्व प्रसिद्ध था, जिससे गुड़ और शक्कर बनाए जाते थे। लाहौर से लेकर के
आगरा तक गन्ना और गेहूं की खेती पर्याप्त मात्रा में होती थी, जबकि पंजाब और दिल्ली सहित वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में चावल प्रचुर मात्रा में उगाया जाता था, जबकि राजस्थान और गुजरात में ज्वार बाजरे की खेती की जाती थी। हालांकि मध्य भारत में कपास की खेती भी की जाने लगी थी। दलहन, सरसों, गन्ना, कपास और नील आदि फसलों को जिनसे कामिल अर्थात नकदी फसल कहा जाता था, क्योंकि उनसे नकदी प्राप्त होती थी और सरकार को भी अधिक राजस्व प्राप्त होता था। इसके अलावा बड़े बड़े अमीरों के बागों में आम आदि भी उगाए जाते थे, शहतूत भी उगाए जाते थे। बंगाल के ऊपरी क्षेत्र में तथा असम और कश्मीर में शहतूत के पेड़ों पर रेशम का उत्पादन होने लगा था और इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में इलायची, दालचीनी और काली मिर्च का उत्पादन होता था, जो विदेशों में निर्यात की जाती थी, जिनसे काफ़ी मात्रा में आमद होती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में फसल चक्र बड़ा बेहतरीन था और इससे न केवल आंतरिक व्यापार में वृद्धि हुई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी भारत की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो गई और भारत का जो गरम मसाला था उनकी यूरोप में अत्यंत मांग हो गई थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में जहां भारत से यूरोप के देशों सहित अफ्रीका के देशों को गरम मसालों का निर्यात किया जाता था, वहीं यूरोप से तंबाकू और आलू तथा हरी सब्जियों सहित अनेक सब्जियों का आयात किया जाता था। तंबाकू के बारे में जो प्रमाण मिले हैं वो अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में 16वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मिले हैं, परंतु तंबाकू की खेती से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त दस्तावेजों से 17वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में मिली है, जब जहांगीर का शासनकाल था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि में आमूलचूल परिवर्तन हुए, उत्पादन बढ़ा और भारतीय कृषि व्यवस्था उन्नति की ओर तेजी के साथ बढ़ने लगी। आज इस अध्याय के प्रथम भाग का हमने अध्ययन कर लिया है। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।